जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत रसायन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी क्या है, इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग नोट करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो रासायनिक बलगतिकी की क्या परिभाषा होगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो अभिक्रिया की दर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे, इकाई समय में किसी भी या किसी अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इकाई समय में किसी अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसके सूत्र में हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर लिखो या अभिक्रिया का वेग लिखो, दोनों एक ही होते हैं। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, बटे क्या हो जाएगा? समय। अब अगर हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की जो दर है इसका मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक तो आपको पता है कि जो सांद्रता होता है उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। यानी सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स, फिर अपॉन में समय है तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। सांद्रता का मात्रक मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा और समय अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से जो अपक्रिया का वेग है उसका मात्रक आ जाएगा मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। तो अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर क्या है, इकाई समय में या एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही अपक्रिया का वेग कहते हैं। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अपक्रिया की औसत दर के बारे में या अपक्रिया का औसत वेग। अपक्रिया का औसत वेग या अपक्रिया की औसत दर क्या होती है इसके बारे में तो हेडिंग डालेंगे अपक्रिया का या अपक्रिया की औसत दर। अपक्रिया की औसत दर, अपक्रिया की औसत दर, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी अपक्रिया की औसत दर क्या होती है, तो किसी निश्चित समयांतराल में प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। औसत का मतलब है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में जो भी परिवर्तन हो रहा है सांद्रता में, चाहे वो अभिकारक की सांद्रता में हो चाहे वो उत्पाद की सांद्रता में हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम औसत दर कहेंगे, उसे हम अपक्रिया का औसत वेग कहेंगे। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी निश्चित समयांतराल में प्रति इकाई समय में अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा अपक्रिया की औसत दर बराबर, अपक्रिया की औसत दर बराबर, अपक्रिया की औसत दर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, बटे समयांतराल, यानी एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं या अपक्रिया की औसत दर कहते हैं। इसका अगर आप मात्रक निकालेंगे तो मात्रक सांद्रता का मोल प्रति लीटर ही होता है और समयांतराल का सेकंड ही होता है। इसका भी मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब इसे आप नोट कर सकते हैं।
इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है। तात्क्षणिक का मतलब होता है तत्काल या एक निश्चित टाइम पे, यानी तात्क्षणिक दर का मतलब क्या हो जाएगा, एक निश्चित टाइम पे। तो तात्क्षणिक दर में क्या होगा कि एक निश्चित समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं या अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर, आप निश्चित क्षण या निश्चित समय दोनों में किसी एक बात का उपयोग यहां पे करेंगे। किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं। यानी अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है, किसी निश्चित क्षण पर या किसी निश्चित समय पर अभिकारक पदार्थ या उत्पाद पदार्थ की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर को या रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं और इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे, यानी पहला कारक कौन सा हो जाएगा, पहला कारक हो जाएगा अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक होता है वो क्या होता है, वो होता है अभिकारकों की प्रकृति। इसमें लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करना है कि अगर कोई भी अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया की दर तीव्र गति से संपन्न होती है या अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, और अगर कोई अभिकारक सहसंयोजी है या सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है या सहसंयोजी यौगिक है तो वो जो अभिक्रिया की दर होगी वो मंद गति से संपन्न होगी। तो यहाँ पे लिखना है कि यदि अभिकारक
आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक या ध्रुवीय प्रकृति का होता है। आयनिक या ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। जबकि या लिखेंगे यदि अभिकारक सहसंयोजी होता है या सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। यदि अभिकारक सहसंयोजी होता है तो उसकी अभिक्रिया की दर अपेक्षाकृत मंद होती है। यानी पहले प्रकार के जो अभिकारक हैं उसकी तुलना में क्या होती है? मंद होती है। मंद होती है। तो अभिकारकों की प्रकृति को मुख्य जो कारक हैं प्रभावित करने वाले वो निम्नलिखित हैं, इनको एक एक करके जानना है। सबसे पहला कारक जो है वो है अभिकारकों की प्रकृति। तो अभिकारकों की प्रकृति पर ही रासायनिक अपक्रिया की दर निर्भर होती है। अगर अभिकारक आपका आयनिक या ध्रुवीय प्रकृति का है तो अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। अगर अभिकारक सहसंयोजी प्रकार का है या सहसंयोजी यौगिक है तो उसकी जो अभिक्रिया की दर होगी वो मंद हो जाएगी। वो अपेक्षाकृत यानी पहले प्रकार के अभिकारकों से उसकी दर मंद हो जाती है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरे कारक के बारे में जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो होता है अभिकारकों की सांद्रता। क्या होता है? अभिकारकों की सांद्रता। यानी जो अभिकारक की सांद्रता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। अगर अभिकारक का सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है और सांद्रता के घटाए जाने पर जो अभिक्रिया की दर होती है वो मंद हो जाती है। तो दूसरी हेडिंग आपको डालना है, दूसरा जो कारक है वो है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता इसमें लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अभिकारकों की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। सांद्रता बढ़ाए जाने पर या अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाए जाने पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाए जाने पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाए जाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यानी जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो अभिकारक की सांद्रता होती है। अगर किसी अभिकारक की सांद्रता को हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अब ये दूसरा कारक भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं तीसरे कारक के बारे में। तीसरा जो कारक होता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो होता है ताप या टेम्परेचर
अगर ताप का मान किसी भी अपक्रिया में बढ़ाते हैं तो अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। तो इसे आप नोट करेंगे। तीसरा कारक है ताप। तो ताप में लिखेंगे कि ताप भी अपक्रिया की दर को ताप भी अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। सामान्यतः ताप बढ़ाए जाने पर अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। सामान्यतः ताप बढ़ाए जाने पर अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर जो अपक्रिया में उपस्थित अवयव होते हैं, जो घटक होते हैं, उनमें टक्कर सिद्धांत जो होता है वो लागू हो जाता है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, या अभिकारकों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें गति उत्पन्न हो जाती है और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, जिससे अपक्रिया की दर में बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो चौथा कारक है वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति। यानी चौथा कारक क्या हो जाएगा जो अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ये होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में लिखेंगे कि उत्प्रेरक भी रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं। यानी जो उत्प्रेरक होते हैं ये भी अपक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं। ये स्वयं अपक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन ये अपक्रिया की गति को नियंत्रित करते हैं और अपक्रिया की गति में वृद्धि कर देते हैं। तो उत्प्रेरक भी रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं। ये स्वयं अपक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं। ये स्वयं अपक्रिया में सम्मिलित नहीं होते हैं, परंतु ये रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अगर हम किसी उत्प्रेरक का उपयोग किसी रासायनिक अपक्रिया में करते हैं तो ये उस अपक्रिया की दर को वृद्धि कर देते हैं, उस रासायनिक अपक्रिया की दर में बढ़ोतरी कर देते हैं। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में पांचवा जो कारक है जो अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो होता है सतही क्षेत्रफल या सतह क्षेत्रफल। पांचवा कारक होता है सतही क्षेत्रफल या फिर आप कह सकते हैं सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल यानी अगर हम किसी अभिकारक का सतह क्षेत्रफल बढ़ा दें तो अपक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे कि यदि, या आप लिखेंगे किसी अभिकारक पदार्थ के
सतह क्षेत्रफल में वृद्धि कर देने से किसी अभिकारक पदार्थ के सतह क्षेत्रफल में या सतही क्षेत्रफल में वृद्धि कर देने से अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। और जो ये पांचवा कारक है, ये मुख्य तौर पे ठोस पदार्थ के अभिकारकों पर ही लागू होता है। यानी इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है, या मुख्य रूप से ये कहाँ पे लागू होता है, ये ठोस पदार्थ के अभिकारकों पर लागू होता है। अगर हम ठोस पदार्थ के अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल बढ़ा दें तो रासायनिक अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। अब ये पांचों कारक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका एग्जाम की दृष्टि से। ये लगभग हर बार में एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इन पांचों कारकों को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अभिक्रिया की दर, तात्क्षणिक दर, अभिक्रिया की औसत दर तथा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।